मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आप सभी मंजर देख रहे होंगे तबाही का। जी हां, रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। चारों ओर तबाही का मंजर चल रहा है। सभी में दहशत बनी हुई है। जो देश और विदेश के छात्र और छात्रा वहां पर एमबीबीएस की डिग्री लेने आए हुए हैं, उनके परिवारों में भी एक तरीके से काफी दहशत बनी हुई है। और सभी बच्चे सुरक्षित हैं या नहीं है, बार बार फोन पर कांटेक्ट करके जानकारी ली जा रही है। आगे मैं आपको वो दिखाऊंगी, लेकिन आप भी रोज देख रहे होंगे कि किस तरीके का मंजर है। चारों ओर तबाही सी नजर आ रही है। रूस के जेट अभी भी यूक्रेन के ऊपर मंडरा रहे हैं और सैनिक की जगहों पर हमला भी कर रहे हैं। साथ साथ मैं आगे आपको बताती चलूं कि आपसी रंजिश को लेकर के गोलियां चल रही हैं, एक दूसरे की रंजिश सामने नजर आ रही है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो आज मैं आपको मेरदर्शन चैनल के माध्यम से दिखाऊंगी। मेरदर्शन चैनल आपका अपना चैनल है और मेरठ के आसपास से जुड़ी सभी खबरें आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करता है। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध बढ़ने से बढ़ रही दहशत। यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे देश के 25,000 छात्र छात्राओं को लगा बड़ा झटका। परिजनों में दहशत का माहौल। सरकार द्वारा नहीं दी जा रही कोई भी सुरक्षा। मेरदर्शन की टीम ने यूक्रेन में फंसे बच्चों के पिता से की बात। कर्नाटक में हिजाब को लेकर हुए हंगामे में खड़ा हुआ नया विवाद। मेरठ गुरुद्वारा सिख सभा प्रशासन समिति ने कर्नाटक की घटनाओं को राजनीतिक नाटक दिया करार। कहा, देश के संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को नष्ट करने की जा रही साजिश। मुसलमानों में हिजाब और सिखों में दस्तर है धार्मिक पहचान और परंपरा का हिस्सा। रुड़की रोड हाईवे पर एचडीएस ग्लोबल अस्पताल के पास सड़क किनारे पेड़ से अनियंत्रित होकर टकराई कार। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची पुलिस, घायल को अस्पताल में किया भर्ती। उपचार के दौरान हुई मौत। पल्लवपुरम फेस 1 निवासी पेंट व्यापारी से स्थानीय निवासी ने किया अभद्र व्यवहार, गाली गलौज, जिसके विरोध में मेरठ महानगर पेंट्स व्यापार मंडल संघ के सभी सदस्यों ने कार्रवाई की मांग करते हुए एसपी सिटी को सौंपा ज्ञापन। कहा, जल्द से जल्द दिलाया जाए इंसाफ, की जाए कार्रवाई। लिसाड़ी गेट न्यू इस्लाम नगर समर गार्डन कॉलोनी में देर रात दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट, चली गोलियां। मौके पर पहुंची 112 की टीम व स्थानीय थाना पुलिस लगी जांच में। लगातार स्कूल के बच्चों के साथ हो रही घटना के बाद प्रशासन हुआ अलर्ट। वेस्टर्न रोड पर एआरटीओ द्वारा बच्चों को ले जाने वाली वैन के रोककर किए गए मानक चेक, पूरे न होने पर काटे गए चालान। अब खबरें विस्तार से। मैं आपको बताती चलूं कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, ये तो आप सभी जानते हैं। चारों ओर तबाही का मंजर छाया हुआ है। जो वहां पर छात्र और छात्रा पहुंचे हुए हैं, देश विदेश से जो छात्र वहां पर एमबीबीएस की डिग्री लेने के लिए पहुंचे हुए हैं, वो अपने घर नहीं पहुंच सके, जिसको लेकर के काफी दहशत का माहौल परिवार में और छात्र छात्राओं में भी है। अगर अपने देश की बात की जाए तो हमारे देश के भी 25 से 30,000 छात्र और छात्रा एमबीबीएस की डिग्री लेने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। मेरठ के भी बहुत से ऐसे छात्र और छात्रा हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं। और आप सभी जानते होंगे कि एयरलाइंस द्वारा प्लेन की व्यवस्था भी की गई थी, लेकिन रूस द्वारा एयरपोर्ट को ही बिल्कुल उजाड़ दिया गया। सबसे बड़ी बात, जो टिकट 30,000 रुपए का था वो 60,000 रुपए का कर दिया है हमारे देश द्वारा। जो पेरेंट्स से हमने बात की तो कहा जा रहा है कि हमारे देश की सरकार उन अपने देश के बच्चों के लिए, उन देश के छात्र छात्राओं के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। और ऐसे समय पर जहां उन्हें फ्री में अपने देश पहुंचाना चाहिए था, वहां पर 30,000 के टिकट को 60,000 का कर दिया गया। इस तरीका का अन्याय क्यों किया जा रहा है? आज मेरदर्शन की टीम ऐसे ही परिवारों के पास पहुंची जिनके बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं। तो मैं आपको बताती चलूं, एक पिता ने अपना दर्द बयां किया और कहा कि बच्चे से बार बार बात भी की जा रही है, हर तरीके की व्यवस्था के बारे में बात की जा रही है। बच्चे की माँ की हालत काफी कह सकते हैं सोच सोचकर खराब हो रही है, लेकिन उनका बार बार यही कहना है कि हमारे देश की सरकार कुछ क्यों नहीं कर रही, क्यों अपने बच्चों को लाने के इंतजाम नहीं किए जा रहे, जो हमारे देश के बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं। बच्चे भी बार बार बता रहे हैं कि रूस के जेट आसमान में मंडरा रहे हैं।
सारे बच्चे वैसे तो यूनिवर्सिटी में एकत्रित होकर रह रहे हैं, लेकिन फिर भी दहशत का माहौल बना हुआ है जो अभी कम होने का नाम नहीं ले रहा। पिता के मुकाबले मम्मियों में दहशत बहुत ज़्यादा होती है और उन्होंने मेरे ख्याल से खाना भी नहीं खाया अभी तक, तो सुनने के बाद में। तो और क्या मानते हैं जिस तरीके से युद्ध हो रहा है, आपने किसी प्रशासन से अपने बेटे को यहाँ मेरठ में बुलाने की कोई परमिशन कराई हो या कोई गुहार लगाई हो, बेटे से बात हुई होगी? देखिए न्यूज के बहाने से खबर पहुंची है, न्यूज के द्वारा, और बेटे से डेली बात अभी 5-10 मिनट पहले भी बात हो रही थी। अच्छा, लगातार बात? हाँ, वो कह रहे हैं कि जो रूस के जेट फाइटर हैं वो खुले घूम रहे हैं यूक्रेन के अंदर और दहशत का माहौल चारों तरफ है। लेकिन डरने की वहाँ इसलिए अभी नहीं, क्योंकि अभी अगर युद्ध मानकों के अनुसार हुआ तो आबादी को खतरा नहीं है। वो केवल सैन्य ठिकानों पर ही बमबारी करेंगे और वो कर रहे हैं। सुनने में ये भी आया है जिस हॉस्टल में बच्चों को रखा गया है, मेरठ के बच्चों को रखा गया है, उसी के ऊपर से रूस के विमान लगातार घूम रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं। ये पता चला है कि मतलब हर शहर में ही जो रूस के जेट फाइटर हैं वो आवाजाही कर रहे हैं। किस तरीके की दहशत है वो, पूरी दहशत है उनको। और बच्चे जो हैं अपना, जैसे हमारे प्रियांशु अपार्टमेंट में था, नज़दीक आधा किलोमीटर पहले दूर अपार्टमेंट था यूनिवर्सिटी से, तो उस अपार्टमेंट से निकल करके बच्चे जो भी इंडियन बच्चे हैं वो यूनिवर्सिटी कैंपस में जा चुके हैं। जिस तरीके से जब युद्ध शुरू हुआ था तो सभी बच्चे अपने देश में वापस आना चाहते थे, लेकिन एयरपोर्ट खाली करा दिया गया, सभी फ्लाइट अभी 25 तारीख का टिकट था उसका भी, तो लेकिन अब एयरपोर्ट भी खाली करा दिए गए हैं और कीव पर भी दहशत का माहौल है, जाम लगा पड़ा पूरी कीव में। लोग घर से बाहर भाग रहे हैं, लोग घरों को छोड़ करके भाग रहे हैं, दूर दूर के इलाके में जाना चाह रहे हैं, जो यूक्रेन के ही लोग हैं। तो किस तरीके से बेटे की मम्मी को आप समझा रहे हैं, किस तरीके से? वो उनको समझा रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर बाई चांस हुआ भी, कुछ भी हुआ तो सैन्य ठिकानों पर हमला होगा, और सैन्य ठिकानों पर अगर हमला हुआ तो 2 या 3 दिन में रूस के कब्जे में आ जाएगा। तो अब तो हम ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, बच्चा लेने गया था डिग्री यूक्रेन की, रूस के लेकर आ जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना। कहीं ना कहीं डर पैदा है। डर तो है, डर तो रहेगा अंदर। लगातार बात हो रही है, डर रहेगा। और ये भी हो सकता है कि अभी तो नेट चालू है, नेट पे बात हो जा रही है, इस पर क्या बोलते हैं, बात हो रही है अभी ऑनलाइन, लेकिन बाद में हो सकता है कि वो बंदी हो जाए, बातचीत का सिलसिला खत्म हो जाए। जी, आपने जिस तरीके से बताया अभी कॉलिंग के थ्रू बात हो रही है, अगर मान के चलिए वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाए या कुछ भी हो जाए, बात नहीं होती आपके बच्चे से, तो किस तरीके की दहशत होगी, किस तरीके से आप प्रयास करेंगे बच्चे? वो उन्होंने पहले बता दिया गया कि सभी बच्चे अपने पेरेंट्स को बोल दें घर पे कि नेटवर्क इशू भी हो सकता है और ये बंद भी हो सकता है। हो सकता है कि आपकी पेरेंट्स ये सोचे कि अब बात नहीं हो पा रही तो कुछ हो गया, कि वो पहले बता दें कि ये अपनी सुरक्षा के हिसाब से कोई भी देश जो है उसको, ताकि अफवाह ना फैले, पैनिक ना हो जनता में। वो वहाँ लड़के की सुरक्षा को लेकर अगर मैं बात करूँ तो सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्था की गई है? क्या यूनिवर्सिटी की तरफ से व्यवस्था की गई? केवल यूनिवर्सिटी की तरफ, यूनिवर्सिटी के जो थे अधिकारी लोग जो थे, उन्होंने उनको बुलाया है वहाँ पर। उन्होंने बुलाया है या बच्चे इकट्ठे होकर के गए हैं, वो तो ये तो जानकारी नहीं है, लेकिन वो इस समय यूनिवर्सिटी कैंपस में हैं सभी बच्चे, इंडियन बच्चे हैं। यानी कि सुरक्षा जो है यूनिवर्सिटी के कैंपस में, हमारे देश की तरफ से कहीं कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। और ये बहुत बड़े दुख की बात है कि जिस देश के 25,000 बच्चे विदेश में पढ़ाई के लिए गए हुए हों और उस देश के कर्णधार केवल अपनी चुनाव रैलियों में ही जाकर के वो बोलते हैं कि यूक्रेन में ये होगा, यूक्रेन में शांति लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्होंने अपना उनको बच्चों को लाने की कोई व्यवस्था नहीं की। और व्यवस्था क्या की है? 30,000 का टिकट, इंडियन एयरलाइंस का 30,000 का टिकट जो आता 30-35,000 का आता था, वो 60,000 का कर दिया। क्यों? व्यापार थोड़ी था ये। जिन बच्चों को फ्री में लाना चाहिए था, जिन बच्चों को निःशुल्क सेवा देनी चाहिए थी, 60,000 का टिकट कर दिया गया। कोई बहुत बड़े रईसों के बच्चे थोड़ी पढ़ते हैं यूक्रेन में। अगर 30,000 का टिकट है, अगर कोई भेज रहा है तो अपनी आमदनी का एक छोटा से हिस्सा बचा करके बाकी बच्चे पर खर्च कर रहा है, और उसी के टिकट 30,000 का 60,000 का टिकट कर दिया गया। तो ये तो पचने वाली बात नहीं है ना। तो क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से मुझे कोई मांग नहीं करनी है। सरकार किसी को दे भी नहीं सकती है। सरकार क्या देगी? जो सरकार अपने बच्चों को लाने की व्यवस्था नहीं कर सकती, 25,000 बच्चों को, जो सरकार 30,000 का टिकट 60,000 में दे रही है, उससे क्या मांग करेंगे हम? और वो क्या दे सकती है हमें? कर्नाटक में हिजाब को लेकर जो घटना सामने आ रही है कि जो
घटना स्कूल और कॉलेजों में हिजाब को बैन करने के ऊपर बात की गई है, उसको लेकर के अब नया वाद विवाद सामने आ रहा है। आपको बताती चलूं, मेरठ में थापड़ नगर स्थित गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा समिति द्वारा भी आज इसी चीज को कहा गया कि हिजाब को लेकर के, धार्मिक चीजों को लेकर के केवल अपने राजनीतिक मुद्दों को गरमाया जा रहा है। जहां चुनाव का माहौल चल रहा है तो वहीं पर इस तरीके के मुद्दों को उठाया जा रहा है, जाति धर्म को दर्शाया जा रहा है। अगर कोई भी धर्म अपने धर्म के अनुसार किसी कपड़े को पहनना चाहता है तो इसमें गलत नहीं है। आज समिति के सभी सदस्यों से हमारे मेरदर्शन की टीम ने जब बात की तो उनका यही कहना था कि मुस्लिम समुदाय में हिजाब और सिख समुदाय में दस्तर अनिवार्य है। वो अपनी मर्जी है कौन पहनना चाहता है और कौन नहीं, इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। किसी के धर्म के विषय में टिप्पणी नहीं कसनी चाहिए, ये एक तरीके से सरासर गलत है। गुरविंदर कौर, मैं 2006 से यहाँ हूँ। 15 साल हो गए मुझे यहाँ पे जॉब करते हुए। मैं खालसा गर्ल्स इंटर कॉलेज से हूँ। जैसे कि हरप्रीत जी ने कहा कि कुछ पॉलिटिकल रंग नज़र आ रहा है इसमें। मेरा भी मानना यही है, चुनाव पास में आ रहे हैं तो कोई ना कोई इशू सामने जैसे खड़ा करते हैं तो उसी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। अब मेरे कॉलेज में ही देखिए आप, 95% मैं कहूँगी हमारे यहाँ मुस्लिम गर्ल्स पढ़ती हैं और सबको पूरी इजाज़त है, वो अपना हिजाब पहनकर आती हैं, स्कूल में एंटर करती हैं। उसके बाद वो अपना हिजाब उतार के प्रॉपर यूनिफॉर्म में जो स्कार्फ वगैरह प्रेयर के लिए होता है वो बांधती हैं और प्रेयर करके क्लास में जाती हैं। वापसी में छुट्टी के टाइम फिर अपना हिजाब पहनकर अपना चली जाती हैं। तो हम लोग उसके लिए भी रोक नहीं लगाते कि आप अपने धर्म की इस सिंबल को आप क्यों पहन रहे हो या क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक को अपना धर्म मुबारक हो। जी ना, कोई हर्ज नहीं है। उनके धर्म में वो चीज़ मान्यता है उनको उस चीज़ को पहनने की, तो वो उसको उनको मुबारक है, वो पहने। पर जो हमारे धर्म में है कम से कम हमें भी तो उस चीज़ की मान्यता मिलनी चाहिए ना। ये मैं इस बात के लिए कहूँगी कि बहुत गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। जो सिंबल हमारे रिलीजन का है और जिसके लिए हमारे गुरु साहब ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, ऐसा है केस जो है वो गुरु की मोहर है, एक स्टैंप है। जिस तरह से एक नोट जो है बिना स्टैंप के वो नकली है तो उसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरह से परमात्मा की नज़र में भी अगर हमारे केस जो हैं, हमारे शरीर में साबत सूरत हम नहीं हैं, अगर पूरा अपना उसमें नहीं है, सिक्की में नहीं है, तो उसका भी परमात्मा की नज़र में कोई वैल्यू नहीं है। तो नहीं, हमारा तो ड्रेस कोड ही यही है। वो तो स्कूल का कोड कह सकते हो आप। हमारा जो रिलीजन को देखते हुए तो हमारा तो ड्रेस कोड ही यही है। तो हमारे अपने रिलीजन को देखते हुए तो हम अगर अपने ड्रेस कोड में आ रहे हैं, जो हमारे गुरु साहब ने हमें बख्शा है, जो हमें दिया है, तो अगर हम उसमें प्रॉपर हैं तो इससे बढ़कर और अच्छी बात क्या हो सकती है किसी रिलीजन के लिए। तो स्कूल, मेरे ख्याल से तो स्कूल को इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। किसी भी स्कूल या कॉलेज को रिलीजन को लेकर मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। बिल्कुल हर तरीके से गलत है ये। गवर्नमेंट से यही अपील करूंगी कि न्याय होना चाहिए, किसी के लिए पक्षपात नहीं होना चाहिए। हर एक को अपने रिलीजन में पूरा जीने की इजाज़त देनी चाहिए कि जिस तरह से उनके रिलीजन में जो जो उनकी मान्यताएं हैं उनको पूरा वो कर सकें अपने रिलीजन में, और किसी को इसके लिए इंटरफेयर भी नहीं करना चाहिए। देखिए, हर धर्म के अपने अपने कुछ नियम होते हैं, कायदे कानून होते हैं, उनके भी परंपरा होती है, कुछ रीति रिवाज होते हैं, कुछ मर्यादा होती है। ठीक है, मुस्लिम जो हिजाब चल रहा है उनकी अपनी मर्यादा है, वो भी ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे सिख समाज, सिख धर्म से संबंधित किसी बच्ची को
कर्नाटका में स्कूल में जाने से रोका है क्योंकि उसने दस्तार सजाई है। हम उसको दस्तार बोलते हैं, पगड़ी, और उसका रोकना गलत है। उसको नहीं रोकना चाहिए क्योंकि अमृत छका हुआ है, अमृतधारी है, और अमृत छका हुआ है और अमृतधारी है तो उसको सिर ढकना जरूरी होता है। और वो अगर पगड़ी जो बांधती है और वो भी सिर ढकती है तो वो कोई गलत काम नहीं करती, वो बिल्कुल धार्मिक परंपरा के अनुसार चल रही है, उसको चलने देना चाहिए। नहीं, ऐसा है जी, मैं तो नहीं समझता कि कोर्ट किसी को ये कह दे कि आप धर्म के अनुसार ना चले, धर्म परंपरा अनुसार ना चले। कोर्ट मेरा ख्याल नहीं, ये गलत है। कोर्ट का भी अगर डिसीजन है तो मैं चाहूँगा कि कोर्ट का भी डिसीजन गलत है, लेकिन कोर्ट ऐसा नहीं कह सकती कि आप पगड़ी ना बांधो या सिर ढक के ना रखो या सिर पे चुन्नी ना लो। कोर्ट नहीं ऐसे कह सकती। अगर कोर्ट तो ऐसे फिर बुर्काधारी को भी कह देगी कि बुर्का मत पहनिए आप, अगर वो सिर ढकने के लिए मना करती है तो। देखिए, ऐसा है जी, पॉलिटिकल इशू जो है बनना न या ना बनना, मैं नहीं चाहूँगा कुछ वैसा हो, लेकिन हम अपनी धार्मिक परंपरा अनुसार इसको गलत मानते हैं। चाहे वो कोर्ट हो या वो स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी हो या सरकार हो, कोई भी हो, अगर वो दस्तार बांध रखी है, पगड़ी बांध रखी है, तो वो गलत नहीं बांध रखी। हरप्रीत सिंह। ये पूरा मामला जो हो रहा है, पहले इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी। आप खालसा गर्ल्स मेडिकल कॉलेज में भी हम देखते हैं, मुस्लिम बच्चे आते हैं, कभी यहाँ किसी को मना नहीं किया गया तो वो सब कहना है या इस तरह से। पर कर्नाटक का ये इशू लग रहा है कि पूरे मुल्क में इस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है, और ये किसी एक धर्म से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। अभी आज मुस्लिम्स को मना किया जा रहा है, अब सिखों को भी शुरू हो गया कि वो अमृतधारी जो है वो दस्तार बांधना है। तो इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं? जो लोग उठा रहे हैं उनको क्या कहना चाहिए? इसको ना मैं थोड़ा सा जो है इसमें देख रहा हूँ कि इसमें राजनीतिक रंग है, क्योंकि चुनाव का आपको पता है समय चल रहा है। दूसरी बात है कि सिख धर्म जो है वो भारत का ही धर्म है, तो भारत से अखंड भारत का ही धर्म है, जिसके अंदर पहले पाकिस्तान था, क्योंकि हमारे जो फाउंडर हैं सिख धर्म के वो गुरु नानक देव जी, तो वहाँ से शुरू हुआ। और सिख धर्म को मानने वाले जो फॉलोवर थे उनके, वो हिंदू भी रहे हैं और मुसलमान भी रहे हैं, तो सभी मतलब तरीके के लोग रहे हैं। और जो रही बात कि हमारी पगड़ी का या हमारी कृपान का, कड़े का, ये हमारे ककार हैं, ये हमें पहली तो मान्यता हमारे धर्म से है। हमारे धर्म में जो सिख धर्म के गुरु रहे हैं उन्होंने कुर्बानियाँ, अपने बच्चों की शहीदियाँ, जो गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी, गुरु गोविंद सिंह जी के पूरे परिवार की शहीदी, वो इस सनातन धर्म की संस्कृति को बचाने के लिए गई है। अब वो सनातन धर्म संस्कृति वाले अगर उस पर कुछ ऑब्जेक्शन करते हैं तो मैं ये मानता हूँ कि वो चीज़ गलत है। दूसरा राइट हमें हमारा संविधान देता है। आज़ादी के टाइम, जिस टाइम ये संविधान लिखा गया था, तो जो संविधान की धारा 25 है, आर्टिकल 25 भी, उसमें हमें अपनी कृपान और हमें दस्तार सजाने का या पूरी जो भी हमारी आज़ादी है, ये हमारे धर्म की आज़ादी है, वो उसमें दी गई है। तो मैं इसको ये मानता हूँ कि जो कुछ भी इसमें अगर कुछ हुआ है तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मैटर है। और रही बात हिजाब की, तो हिजाब जो है दूसरे धर्म का एक उनका अपना पक्ष है, वो उसे किस तरीके से पेश करते हैं, तो वो उसके अंदर कुछ अपनी जो धार्मिक भाव भी उसमें रखते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ मानता हूँ कि चाहे कोई स्त्री या उसमें पुरुष है, सर को ढकने का, कवर करने का, उसे अब चाहे वो कुछ जैनी हैं, हिंदू के समाज के कुछ और लोग हैं, वो अपने तरीके से उसको रखते हैं। आप लोग मंदिर मस्जिद जाते हैं, मुसलमान टोपी डालते हैं, हम जो है 24 घंटे अपने सिर को जो कवर रखते हैं उसमें पगड़ी भी है, और जो स्त्री है वो भी पगड़ी डालती है। और इसके लिए मतलब हमारे यहाँ नहीं, विशेष तौर पे मैं कहूँ केवल भारत में ही है। इसके लिए हमने फाइट जो है अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, जर्मन, फ्रांस, बाहर के देशों में भी हम अपनी इस पगड़ी के लिए हम लड़े हैं, और इसको मान्यता बाहर के देशों ने भी दी है। ठीक है, हम इसके लिए खूब हमने अपना उसमें मतलब अपनी शहीदियाँ भी दी हैं इस चीज़ के लिए। ये पगड़ी को धारण करना कितना आसान काम नहीं था, मुगलों के टाइम में भी इस पर रोक लगी थी, तो हमने सब कुछ इस चीज़ को देखा है, झेला है। तो मैं तो भारत सरकार से अनुरोध करूँगा कि इस मसले को जो है अपने तरीके से सुलझाया जाए, और
इसमें किसी मतलब पॉलिटिकल इसको जो है रंग ना दिया जाए। धन्यवाद। मेरदर्शन चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को बार बार जागरूक करती हूं कि हम सभी नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है, चाहे वो यातायात से जुड़े हों, कोरोना बीमारी से जुड़े हों या और भी जो नियम है उन सभी को हमें मानना बहुत जरूरी है। नहीं तो कोई भी ऐसी घटना हो सकती है। जब हम कहीं रोड पर सफर कर रहे होते हैं तो आप सभी जानते हैं कि आपके घर पर आपका परिवार इंतजार कर रहा होता है, लेकिन जल्दबाजी से बहुत देर भी हो सकती है। फिर भी कुछ लोग बाज नहीं आते और इस तरीके की घटना सामने आती है। आज ही मैं आपको बताती चलूं, रुड़की रोड एचडीएस ग्लोबल अस्पताल के पास पेड़ से एक तेज रफ्तार में आती हुई कार टकरा गई। हादसा इतना भयानक था कि गंभीर रूप से गाड़ी के अंदर बैठे हुए भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता काफी गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पुलिस पहुंची, घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उपचार के दौरान ही उनकी मौत हो गई। जांच पड़ताल के बाद उनके परिवार को सूचना दी गई, उनकी शिनाख्त की गई, उस परिवार मौके पर पहुंचा, लेकिन आप देख सकते हैं थोड़ी सी जल्दबाजी के कारण कितना बड़ा हादसा हो गया और वो अपने परिवार से दूर हो गए। इसीलिए मैं आप सभी से बार बार अपील करती हूं कि यातायात के नियमों का पालन करें, गाड़ी धीरे धीरे चलाएं, जल्दबाजी नहीं है। 5 मिनट की देर होगी लेकिन आप अपने घर सुरक्षित तो पहुंचेंगे। जल्दबाजी में हो सकता है आप अपने परिवार से हमेशा के लिए दूर ना हो जाएं। आपसी रंजिश कभी कभी इतना भयानक रूप ले लेती है कि एक दूसरे परिवार को जान से मारने की नौबत आ जाती है। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं, देर रात थाना लिसाड़ी गेट, न्यू इस्लाम नगर व समर गार्डन 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, गाली गलौज हुई, साथ साथ ताबड़तोड़ गोलियां भी चली। एक दूसरे परिवारों पर गोलियां दागी गई। मौके पर 112 नंबर की टीम पहुंची। आसपास से देखा गया तो खाली कारतूस के खोखे तो बरामद हुए। स्थानीय पुलिस टीम भी पहुंची, जांच में लगी हुई है। दोनों मकानों पर दबिश दी जा रही है कि कौन कौन आरोपी इस घटना में शामिल थे। पुलिस जांच में लगी हुई है कि किस मुद्दे को लेकर के इतनी भयानक मारपीट गोलीबारी हुई। सड़क पर चलते हुए एटम बम्बों के खिलाफ अब कार्रवाई शुरू हो गई है। जी हाँ, जैसा कि मैं अभी आपको मेरदर्शन चैनल के माध्यम से 2 दिन से लगातार दिखा रही हूँ कि किस तरीके से ऑटो पलटने से कक्षा 6 के छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हसनापुर की छोटी सी प्री नर्सरी की बच्ची बस से गिरी और टायर के नीचे आकर उसकी भी मौत हो गई। किस तरीके से लापरवाही सामने आ रही है ऑटो चालक या वैन चालक की। अब उसी को लेकर के आज ARTO सख्त हुआ। उन्होंने सख्ती दिखाते हुए वेस्टर्न रोड पर जितने भी वैन चालक, ऑटो चालक या रिक्शा चालक थे, सभी की चेकिंग शुरू की कि उनके पास उनके मानक पूरे हैं या नहीं। बहुत जरूरी है जब हम अपने बच्चों को ऑटो या वैन में भेजते हैं कि उनकी सुरक्षा है या नहीं, हमारे बच्चे सुरक्षित हाथों में जा रहे हैं या नहीं, ये हमारा कर्तव्य बनता है देखने का। लेकिन अब ARTO ने चेकिंग शुरू की है और आज चेकिंग के दौरान बहुत से वैन चालक और ऑटो ड्राइवरों के मानक पूरे नहीं पाए गए, उनके चालान भी काटे गए। उन्हें आगे सख्त निर्देश दिए गए कि वो सभी अपने मानक पूरे करें तभी बच्चों को लेकर आए। अब देखना ये होगा कि कितने दिन तक ये कार्रवाई जारी रहती है, कितने दिन तक ऑटो चालक, वैन चालक सतर्क होते हैं और बच्चों को सुरक्षित तरीके से उनके घर से लाकर स्कूल तक छोड़ते हैं। बहुत जिम्मेदारी है बच्चों को स्कूल तक पहुंचाना, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के साथ जो हादसे हो रहे हैं वो हादसों पर रोक लगाना भी बहुत जरूरी है। इसका देखो ना, अंदर देखो, ये सब हलचल मचाते साहब आप। एक सर की बाइट हो जाएगी, बाइट देंगे ना सर, इसी को लेकर कल तो। आज के मेरदर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरदर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।